आप लोग जो है कंपेयर करते हो सिंगापुर को किसी और कंट्री के हिसाब से, तो सिंगापुर को आपको कंपेयर नहीं करना है किसी और कंट्री के हिसाब से। ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी मिथ है। स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि भाई बाहर जाके मैं लाखों या करोड़ों कमा लूंगा, सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बताने वाला हूँ रियलिटीज़ क्या है, सिंगापुर में आप कितना अर्न कर सकते हो, विदेश में आप कितना जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो या नहीं, कनाडा जा सकते हो। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सिंगापुर को कंपेयर मत करो किसी और कंट्री। हर कंट्री की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी उसका यूनिक अपनी इंपॉर्टेंस होती है अपने। तो हर कंट्री की अपनी यूनिक सैलरीज वगैरह होती है, तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंगापुर को लोग जो मिथ है, जो और किसी कंट्री से कंपेयर करते हैं, अब डॉलर वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो क्या होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि सर, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट आते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। तो बात बताने वाला हूँ यार कि सिंगापुर किन लोगों के लिए है, आप कितना अर्न कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी कंट्री को किसी और कंट्री से कंपेयर करें, यार ये बहुत ही मुश्किल। अगर आप यूएस को इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, आप ही बताओ। अगर आप कर सकते हैं तो अगर एक इंडियन आईटी इंडिया में जॉब कर रहा है और वही आईटी गाय इन यूएस में जॉब कर रहा है, तो भाई आप बताओ सैलरी किसको ज़्यादा मिलेगी। इस प्रकार से हर कंट्री की जो एक अपनी यूनिक सैलरी क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग। अगर आप मलेशिया में काम कर रहे हो एज अ होटल इंडस्ट्री में काम करो, अगर वही सिंगापुर में एज अ होटल इंडस्ट्री में काम करो या दुबई में आप करो, सैलरी क्राइटेरिया सेम नहीं होगा। तो इस चीज को बात रखें। अब बात करते हैं कि सिंगापुर में काफी लोग स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब में इतनी अर्निंग नहीं होती है। तो भाई एक बात बता दो, अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या स्टूडेंट वीजा की यूएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15 to 20 लाख फंड दिखाने पड़ते हैं। कभी आपने सोचा सिंगापुर में आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, आपको कितने फंड्स 2 या 3 लाख रुपए में आपकी डिप्लोमा हो जाता है। लेकिन अगर कनाडा की आप अप्लाई करेंगे फाइल डिप्लोमा के लिए भी, को भी आपको 12 से 15 लाख चाहिए। फिर भी वीजा लगे ना लगे वो गारंटी अलग है। तो भाई इस चीज को आपने कभी नोटिस नहीं करा है। आप ये सोचते हैं कि मैं 3 लाख रुपए लगा के हर महीने के 4 लाख या 3 लाख, क्योंकि अभी एक क्रेज चला हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी एक हफ्ते के 12 एक दिन के 1 घंटे के जो इसे कहते हैं, एक दिन में बना रहे हैं $150 $200। ऊबर पर आप जॉब कर रहे हैं तो जैसे वहां फूड डिलीवरी, तो सिंगापुर में इस तरह की जॉब्स क्यों नहीं है। अब तो एक बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का आप स्टूडेंट वीजा जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एम्बेसी में इंटरव्यूज हो सकता है, और आपका जो वीजा की जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। IELTS PT काफी रिक्वायरमेंट्स है, और आपको मिनिमम फंड्स 15 से 20 लाख एक साल के डिप्लोमा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसा, लेके गारंटी नहीं है कि आपका वीजा आ जाए। तो भाई आप लोग इसमें, अगर आपके पास बजट है 15 से 20 लाख रुपए लगा के, तब आप वहां जा सकते हैं। अगर सिंगापुर में 2 या 3 लाख लगा के अगर आप महीने के 60 या 70 हजार भी कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग सिंगापुर में आके पढ़ाई पर बहुत खुश हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सिंगापुर में आना बिल्कुल गलत है। तो मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि यार सिंगापुर में आके पछता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी मेरे से मिलते हैं कि सर सिंगापुर में स्टूडेंट वीजा पर इतना अच्छा नहीं है जितना सेटिस्फाई हुआ। तो देखो, आपने जितना इन्वेस्ट, जितना आप गुड़ डालोगे उतनी ही चाय में, अगर आप शक्कर जितनी डालोगे, जैसे बोलते हैं, कहावत है कि अगर आप चाय बना रहे हो उसमें शक्कर ज्यादा डालोगे तो मीठा उतना होगा। तो यार आप सिंगापुर में एक साउथ ईस्ट एशिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में आ रहे हो, भी 3-4 लाख रुपए लगा के, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, इन फ्यूचर में आपका एस पास होने के भी चांसेस हैं। तो बुराई क्या है। हाँ, मैं कनाडा से सिंगापुर को कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा, ऑस्ट्रेलिया को सिंगापुर से नहीं कंपेयर करूंगा। अगर मैं बात करता हूँ MBA की, आप सिंगापुर में MBA करने आ रहे हो किसी अच्छे स्कूल से, NUS NTU से, में भी आपकी फीस 30 से 40 हजार होगी। यही आप यूएस में अगर ऑक्सफोर्ड वगैरह जो भी, और स्टैनफोर्ड वगैरह जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर MBA की फीस 100,000 यानी 60-70 लाख रुपए होती है। तो भाई जैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये बात सच है। तो ये जो सिंगापुर है एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी डेसिग्नेशन है। जो बंदे कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते या जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गैप है, वो सिंगापुर आके अपना कुछ अच्छा खासा कमा सकते हैं।
पहले के कम, अगर आप इंडिया में आप समझ लो 6-7 साल का गैप है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सको, सिंगापुर में आके 1 साल के डिप्लोमा के बाद आपके पास वर्क परमिट या एस पास की अपॉर्चुनिटीज होती है, आप 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए आराम से कर, तो क्या बुराई है। अगर आप मेरे से इस बात से सहमत है तो कमेंट्स करना। और हाँ, एक बात और था, किसी ने ये बोला था कि सिंगापुर की अगर पढ़ाई, भाई देखो सिंगापुर में NUS एंड NTU SMU, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो तो भाई आपका करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब हम करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और सोचते हैं कि हमें, अब जैसे हम एक बात करते हैं, अगर दिल्ली में, इंडिया में बात करूं मैं, IIT की बात, अगर आप IIT से ग्रेजुएट हो आपको करोड़ों का पैकेज जाता है। यही बीटेक की डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं तो आपको 15 या 20 हज़ार की जॉब मिलती है। तो अगर आप सेम इन सिंगापुर में प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो उसी तरह से आपका पैकेज जाता है। लेकिन सिंगापुर की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पैकेज, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि देखो भाई इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, तो देखो भाई आप कंपेयर मत करो यार। सिंगापुर की जो पढ़ाई है 3-4 लाख रुपए में हो जाती है, यही पढ़ाई अगर आप कनाडा US में जाएंगे 15 से 20 लाख, तो भाई उसमें कंपेयर करने का कोई, मेरे हिसाब से तो कोई मकसद नहीं बनता। सिंगापुर, अगर आपके पास बजट है 15-20 लाख रुपए का, तो मैं नहीं कह रहा कि आप सिंगापुर आओ, आप जाओ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US जाओ। अगर आपके 3-4 लाख रुपए हैं तो भाई सिंगापुर आ जाओ, क्या बुराई है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी जो थॉट्स हैं मैंने बता दिया, तो इससे डोंट कंपेयर सिंगापुर टू अदर कंट्रीज। आप हर कंट्री की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, कुछ लोग होते हैं, अब जैसे 1-1.5 लाख रुपए में आप आना चाहते हो तो दुबई चले जाते हैं लोग, अच्छी बात है, 40-1 हज़ार मिल जाते हैं। लेकिन सिंगापुर में जॉब लेने के लिए आपको 3 या 4 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपको 70-80 हज़ार मिलते हैं। तो भाई जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट है और अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, सिंगापुर छोटी कंट्री है, और अगर हम कनाडा की बात करें कितना बड़ा कॉन्टिनेंट की तरह है, तो भाई अपॉर्चुनिटी जहाँ छोटे शहर में तो छोटी होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी सेटिस्फाई हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के। काफ़ी लोगों ने ये बोलते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप इधर आके मुझे 30 हज़ार 40 हज़ार ही मिलते हैं। तो देखो भाई आप बताओ, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप आ रहे हो 2 लाख रुपए स्किल लेके आ रहे हो, अगर आप 40 हज़ार भी कमा रहे हो तो 4 महीने में अगर आप कनाडा का वर्क परमिट कंस्ट्रक्शन पर आओ 20 से 25 लाख रुपए में लाइमा बिक रहा है वहाँ, तो भाई आप बताओ 20 से 25 लाख कितने साल में आप पूरे करोगे। यहाँ 2 लाख लगा के आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 2 साल में अपने पूरे कर सकते हो और कुछ कमा के भी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार कंपेयर मत करो कि इस चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।